हेलो मेरे प्यारे बच्चों, डाउटनट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं आपका डीजे सर और आपके लिए लाया हूं आज बहुत ही एक शानदार वीडियो, जिसमें मैं आपको आज बताऊंगा डाउटनट की जर्नी और मिलवाऊंगा डाउटनट के को-फाउंडर से। कैसे डाउटनट शुरू हुआ, कहां आज डाउटनट पहुंच चुका है, कैसे डाउटनट बना भारत का एक सबसे बड़ा एजुकेशन प्लेटफॉर्म। तो आइए मिलते हैं डाउटनट के को-फाउंडर से। तो सबसे पहले हैं तनुश्री मैम, डाउटनट की को-फाउंडर, और दूसरे हैं आदित्य शंकर। आगे बढ़ने से पहले हम एक छोटी सी झलक देखते हैं कि ये पिछले 4 साल की जर्नी कैसी रही। तो आदित्य, जैसे आप आईआईटी से काफी सारे लोग जॉब्स में जाते हैं और बहुत अच्छी जॉब्स वगैरह करते हैं, लेकिन आपने मतलब ऑब्वियसली एक अच्छी जॉब को छोड़ा, डाउटनट पे काम किया और आज उसको एक बहुत बड़े मुकाम तक पहुंचाया है। तो ऐसा क्या हुआ कि जहां से आपका ये स्टार्ट हुआ जर्नी कि भाई हमें डाउटनट शुरू करना चाहिए? तो थोड़ा बहुत इस पर निर्भर करता है कि मैं कहाँ से आता हूँ। मैं बिहार से आता हूँ और थोड़ा कीड़ा है कुछ बड़ा करने का, कुछ ऐसा करने का कि समाज की भी कुछ सेवा हो सके और अपने पीछे कुछ छोड़ कर जा सके। आईआईटी से निकलने के बाद तनुश्री और मैंने 2006 से 2008 तक एक कंसल्टिंग कंपनी में काम किया। कुछ दिन इंडिया में थे, कुछ दिन हम बाहर विदेश में यूएस में काम किया। लेकिन हमेशा से ये था कि हमें वापस इंडिया आके, भारत आके कुछ काम करना है अपना, जहाँ पे हम कुछ एक बड़ा सा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें। तो 2008, आई रिमेंबर द डेट, 15 अगस्त 2008 को हम वापस आ गए अपनी जॉब छोड़ के कि अब अपना कुछ करेंगे। फ्रीडम, राइट, थोड़ा सिंबॉलिक सा बनाया। और फिर हमने शुरुआत की एक वेंचर से, वो हमारा चला नहीं। फिर हमने एजुकेशन में एक फिजिकल कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया, तनुश्री और मैंने मिलके गुड़गांव में। वो काफ़ी अच्छा चला और हमने वहाँ पे बच्चों को बहुत क्लोजली देखा और ये समझा कि उनकी ज़िंदगी की ज़रूरतें क्या हैं, उनको कहाँ पे एंग्जाइटीज़ आता है कि यार मेरा सवाल सॉल्व नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा। और बहुत सारे बच्चे इस चक्कर में उनका पढ़ाई से नाता छूटता चला जाता है। तो ये सोचकर बच्चों के साथ एक दशक, करीब 10 साल बिताए। देखिए, हम जहाँ से आते हैं, बिहार यूपी से, छोटी छोटी जगहों में बच्चों में बहुत लालसा होती है पढ़ने की, बट उनको इनफ रिसोर्सेज नहीं मिलते। स्कूल्स नहीं है, टीचर्स नहीं है, दोस्त नहीं है जिनसे बात करके अपने सवालों के जवाब पा सके। तो हमें लगा कि क्या हम इंजीनियर हैं, आईआईटी से पढ़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी की थोड़ी बहुत समझ है, तो क्या हम टेक्नोलॉजी को यूज करके और एजुकेशन के लिए जो हमारा पैशन है उसको सामने लाकर कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं कि जो मिलियंस ऑफ बच्चे हैं, लाखों करोड़ों बच्चे हैं, उनको बहुत ही फ्री या बहुत ही अफोर्डेबल कीमत में हम एक अच्छी पढ़ाई उनके घर तक पहुंचा के दे पाएं। तो डाउटनट इसी छोटी सी विजन से निकला था कि बच्चों को जिनको जरूरत है उसके लिए क्या हम टेक्नोलॉजी को लेवरेज करके कुछ बना सकते हैं। फिर 2017 में तनुश्री और मैंने मिलके इस जर्नी की शुरुआत की। धीरे धीरे और भी बहुत सारे लाइक माइंडेड लोग हमारे साथ जुड़ते चले गए और हमने देखा कि कैसे एक सवाल के जवाब से लेके आज हम करीब 25-30 लाख सवालों का वीडियो बनाया हुआ है हमने, जिसकी मदद से हम करीब 10 करोड़ सवाल हर महीने में, 10 करोड़ सवालों के जवाब हम हर महीने में देते हैं। और अब तक अगर बात करें, शुरू से लेकर अब तक की बात करें, तो करीब 400-500 करोड़ सवालों के जवाब हम दे चुके हैं, बिल्कुल फ्री। और दूसरा एक चीज़ था कि डाउटनट से पहले या अभी भी बहुत सारी एजुकेशन कंपनियां हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली सारी कंपनियां एक ऊंचे तबके के लोगों को, इंग्लिश माध्यम के लोगों को, ऐसे लोगों को जो 50 से 60 हज़ार से ऊपर खर्च कर सकते हैं, सिर्फ उनको ही केटर कर रही हैं। तो जैसे आदित्य ने बोला, हम लोग का पॉइंट ये था कि अगर हम लोग आईआईटी से हैं, टेक्नोलॉजी को थोड़ा यूज़ कर सकते हैं,
तो ऐसे यूज़ करें कि हम उसको यूज़ करके हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों पे इम्पैक्ट कर सकें। तो वही एक विज़न था डाउटनट के पीछे कि कैसे हम ट्रूली टेक्नोलॉजी को यूज़ करके लोगों तक ढंग से पढ़ाई पहुंचा सकें। नहीं, एक्चुअली आप बहुत सही बात कह रहे हैं, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम बहुत कॉमन भी है कि तो मोस्टली जितनी भी कंपनीज बनती हैं या जो भी ऑनलाइन के इंस्टीट्यूट बनते हैं, वो सिर्फ एक ही तबके के लोगों को सर्विस देने के लिए या फिर उनको ही अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए काम करते हैं। पर जो डाउटनेट की काफ़ी अच्छी बात आपने बताई कि यार बहुत अच्छी एजुकेशन बहुत कम दामों में मिल रही है, तो मुझे तो लगता है ये एक मतलब एक ऐसा काम है जो शायद गवर्नमेंट को करना चाहिए, पर डाउटनेट कर रही है। बहुत बढ़िया। और सेकंड क्वेश्चन एक मेरा तनुश्री आपसे एक है कि जैसे इस पूरी जर्नी में मतलब ऑब्वियसली इतनी आसान जर्नी तो नहीं रही होगी कि जहाँ से आपने बिल्कुल बेस से शुरू करा और आज जहाँ पे आप ये पहुँच चुके हैं, डाउटनेट को एक भारत की सबसे बड़ी एजुकेशन कंपनी आपने बनाया, तो इसमें कभी ऐसा नहीं लगा कि कभी आपको डर लगा हो कि या कभी मतलब ऐसा लगा हो कि हो नहीं पा रहा शायद से या बहुत मुश्किलें हैं? कैसा कभी कुछ ऐसा अनुभव रहा कभी बीच में? तो कोई भी ऐसी जर्नी जो होती है उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव आते हैं। जैसे मैंने बोला कि हमसे पहले जितनी भी एजुकेशन कंपनीज थी वो सिर्फ इंग्लिश माध्यम के बच्चों के लिए थी। जब हमने ये ऐप बनाई और हमने अपने वीडियोस हिंदी में बनाए तो ज़्यादातर लोगों को लगता था कि हिंदी में सोल्यूशन बनाया है, ये कौन देखेगा। तो हमारे को जैसे इन्वेस्टर्स से पैसे रेज करने में, ये कॉन्सेप्ट को उनको बताने में तकरीबन 6 से 9 महीने लग गए। इस दौरान जो लोग हमारे साथ जुड़े थे उन दिनों इतनी मेहनत कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी दिन थे, कुछ ऐसे भी महीने थे जब सैलरी हम लोग नहीं दे पाए, हम लोग नहीं ले पाए, रातों की नींद भी जाती है। मगर उसी समय कभी किसी बच्चे का कोई कविता आती है, कोई ऐसा रिव्यू आता है कि वो बांकुरा में है, समस्तीपुर में है और एक एक माइल जाके अपना फ़ोन रिचार्ज कराता है कि डाउटनेट को यूज़ कर सके, डाउटनेट से उसको जवाब मिल रहे हैं, तो उस पर ऐसा लगता था कि एक नई स्फूर्ति आ जाती थी कि हमारे को ऐसा कुछ करना है जिससे हम इनकी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व कर सकें, जिस भी तरीके से करें, मगर हम आगे बढ़ते रहेंगे। आज भी मतलब आज हम इंडिया की सबसे बड़ी ऐप है, मगर फिर भी रोज़ एक नया चैलेंज होता है कि अब हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज कर सकें। अभी जैसे अगर हम मान लीजिए इंग्लिश और हिंदी माध्यम में हैं तो हम कैसे और माध्यमों में जा सकें। मगर हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम एक एक करके इन ऑब्स्टिकल्स को लांघते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। सही बात है। मतलब जर्नी हैज नॉट बिन ऑल बेड ऑफ रोजेस। कहीं कहीं पे कांटे भी थे, बट मजा आया, कारण कि हम जिस उद्देश्य, जिस विजन के साथ आए थे कि बच्चों की हेल्प करनी है, तो हेल्प करनी है। एक जैसे इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल मेरे जहन में आया कि जैसे जब ये इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं कि जब आपको डर लगता है, और डर का बहुत बड़ा कारण जो होता है वो नाकामी भी होती है, कि तो ऐसे कोई फेलियर्स रहे जहां पे आप मतलब आपने उनको फेस किया? देखो, फेलियर तो इंटीग्रल पार्ट है लाइफ में। सक्सेसेस हैं तो फेलियर्स भी हैं, वो तो आनी है। तो आइडिया क्या है कि हमको अपनी फेलियर से सीखना है कि हम फेल क्यों किए, क्या हम में कुछ कमी थी, हमारे एग्जीक्यूशन में कुछ कमी थी। तो अपने शॉर्ट कमिंग्स को जब हम समझने लगते हैं कि यहाँ पर शायद मैं ये करता तो बेटर होता, तो अपने हर फेलियर्स का एनालिसिस करना है। हम एग्ज़ाम देते थे बचपन में, मुझे याद है एक यूकेजी एलकेजी में मेरा एक एग्ज़ाम हुआ था और मेरे 98 ऑन 100 आए थे मैथ्स में। तो मैं घर रोता हुआ आया था कि मेरे 2 मार्क्स से फेल हो गया। तो ये जो एटीट्यूड है वो रह गया कि ये 2-3 मार्क्स से हम फेल हो गए या हम कहीं पे हमसे फेलियर आ गई, तो उस 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क, 10 मार्क को हम समझते थे कि क्या करना है कि अगली बार वो गलतियां हमसे ना हो। बहुत आसान है फेलियर्स के बाद हार मान लेना कि हमसे ये हो नहीं सकता। तो उस समय हम अपने आप को बोलते हैं अगर हमसे नहीं होगा तो किससे होगा, है ना। ये कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं है, बट कॉन्फिडेंस है टू कम आउट ऑफ दैट डिप्रेशन, राइट। एक बार अगर आप डिप्रेशन में चले गए कि हम हार गए हैं, तो वो एक डाउनवर्ड स्पाइरल होता है कि उसमें उसका कोई अंत नहीं होता है। तो आपको एक बहुत मजबूत स्टैंड लेना पड़ता है
विचार करूंगा इसके ऊपर कि ये फेलियर क्यों हुआ था और मैं उस पर काम करूंगा। पढ़ाई के मामले में बात करूं तो मेरा एक टॉपिक मैथ्स में बड़ा कमजोर है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बट आईआईटी के एग्जाम में 2 सवाल आने हैं उससे। हमारे जमाने में सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते थे तो सवाल आएगा, तो अब क्या करोगे? तो तुम 15 दिन निकालोगे अपनी जिंदगी का और बोलोगे कि अब परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे मुझे विजय पानी है ना। तो वो 15 दिन मैं लगा दूंगा सिर्फ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने में। बट ध्यान रखना, फर्स्ट स्टेप क्या था? ये जानना कि मुझे क्या नहीं आता। तो फेलियर से हमें ये सीखना है कि हमें ये नहीं आता और फिर उस पर जी जान करके मेहनत लगानी है कि अब ये करके दिखाना है, हार नहीं मानना उससे। तो ये जो कांस्टेंट एक साइकिल चल रहा होता है। आप फेल होते हैं, आप अंडरस्टैंड करते हैं कि आप फेल क्यों हुए, फिर उन कारणों पर काम करते हैं और फिर सक्सेस की ओर आते हैं। कुछ दिन आपको सक्सेस मिलेगा, फिर एक फेलियर आएगी। तनुश्री, जैसे ये एक अमूमन तौर पे देखा गया है कि बहुत सारे विमेन हैं या गर्ल्स हैं, है ना, लड़कियां हैं या जो लेडीज हैं हमारे इंडिया में, बिजनेस में नहीं जाती हैं, या तो ज्यादा मतलब अगर पढ़ भी लिख लेते हैं तो जॉब्स में चली जाती हैं। तो कैसे आपको लगा कि आपको डाउटनट करना है और साथ में आदित्य के साथ मिलके इसको करना है, और आपने इसको बहुत अच्छे से बिल्ड भी किया और मतलब आप इसको बहुत अच्छी आज स्टेज पे लेके आए हैं। इस पूरी जर्नी में आपकी पर्सनल लाइफ और यहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ कैसे आपने मैनेज किया? क्या आपका एक्सपीरियंस रहा? मतलब इससे थोड़ा सा हमारे और जो ऑडियंस है उनको प्रेरणा मिलेगी। तो एक चीज़ है कि मुझे पता है कि लड़कियों को बहुत ही कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कई बार, मगर मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जब हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो हमें हमेशा ये नहीं सोचते रहना चाहिए कि हम लड़की हैं तो शायद हमें कम मिल रही हैं। हमारे को हमेशा ऐसा विश्लेषण करना चाहिए कि कोई बात नहीं हम लड़की हैं या कोई बात नहीं हम लड़के, एक ही बात है, हमारे पास उतनी ही अपॉर्चुनिटीज़। ऐसा नहीं है कि कम मिल रही हैं। हो सकता है परिवार के तौर पे या फिर जब लोग लड़कियों की शादी होती है तो उस समय थोड़ी कम मिल रही होंगी, मगर जब आप कॉलेज जाते हैं, जब आप स्कूल जाते हैं, जब आप नौकरी करते हैं, तो एक्चुअली लाइफ आपकी ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। और कई बार सुन सुन के कि लड़कियों को कम मिलता है तो हम लोग भी ये अज्यूम करने लग जाते हैं कि ऐसा है। तो मैं ऑनेस्टली कहूँगी कि मैं काफ़ी टू बिगिन विथ काफ़ी लकी थी जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ। एक तो पहली बात वो बिजनेस फैमिली भी थी और दूसरी बात उन्होंने कभी इस चीज़ का डिफरेंस नहीं किया कि लड़की है या लड़का है। मुझे पता है अभी डाउटनट के लिए हमारा वन ऑफ द बिगेस्ट चीज़ रहता है कि हम चाहते हैं कि लड़कियों तक भी पढ़ाई पहुंच पाए। और मोदी जी ने जैसे बोला है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बहुत ही बड़ा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर घर में एक लड़की सक्सेसफुल हो जाती है तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। एक शिक्षित, पूरा परिवार शिक्षित। तो ये है कि हमें हमेशा ये सोचना होगा कि हम कैसे इस चीज़ को सॉल्व करें। मान लीजिए हमारी शादी हो जाती है, मान लीजिए हमारे बच्चे हो जाते हैं, तो हम अपना टाइम कैसे निकालें कि हम काम भी कर पाएँ और अपने परिवार पे भी ध्यान दे पाएँ। और आज के ज़माने में आपका जीवन साथी है, जो परिवार है, दोनों तरफ के जो परिवार हैं, अगर आपका साथ दें तो ये एकदम भी डिफ़िकल्ट नहीं है कि आप वही करें जो आपके साथ के लड़के कर सकते हैं। फ़ोन एक ऐसी चीज़ है जिसने पढ़ाई लोगों के हाथ तक पहुंचा दी है और माँ बाप को ये बहुत एफर्ट करना चाहिए कि उसका ढंग से यूज़ करके लोग एकदम आगे निकल जाए। अभी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो फ़ोन पे मिल रही है ना, वो किसी भी स्कूल में, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं मिल रही है। इतने बढ़िया टीचर आके, इतना सारा वीडियो बना के, लाइव क्लास करके एकदम सबसे उन्नत तरीके की एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। पेरेंट्स को कहीं ना कहीं लगता है कि भाई बच्चे के हाथ में फ़ोन दिया तो वो कहीं सी सोशल मीडिया पे या फिर कुछ उल जलूल वेबसाइट्स पे पहुंच जाएगा और शायद पढ़ाई पर स्पेंड नहीं कर रहा होगा टाइम, या उन्हें, अगर वो बच्चा पढ़ भी रहा होगा तो हो सकता है उन्हें लगे कि ये फ़ोन पर समय बर्बाद कर रहा है और पढ़ाई तो फ़ोन पर होती नहीं, पढ़ाई तो असली किताबों से होती है। तो इस पे आप कुछ थोड़ा बताना चाहेंगे ताकि पेरेंट्स किसको आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? ये जो फ़ोन है, इस पे हम अपनी पूरी कंपनी चला लेते हैं। छोटा सा 6 इंच का डिवाइस है, बट इस पे पूरी दुनिया बसती है ना। ये बहुत पावरफुल डिवाइस है। और स्पाइडरमैन ने कहा था अपनी एक पिक्चर में, विथ ग्रेट
पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें समझना है और अपने बच्चों को सिखाना भी है। उनके हाथ से लॉलीपॉप छीन लेने से लॉलीपॉप खाने के उसके मन की जो लालसा है वो खत्म नहीं होगी। वो आपकी पीठ पीछे लॉलीपॉप खाएगा। आपको उसको ये जागरूकता देनी है कि भैया आप अगर लॉलीपॉप खाएंगे तो आपके दांत सड़ जाएंगे, तो कम खाओ। उसी तरह से हमें अपने बच्चों को जागरूक करना है कि ये मोबाइल फोन ये खजाना है नॉलेज का। पूरा स्कूल है, पूरी किताब है, पूरा इंस्टीट्यूशन है, पूरा डाउटनट है। तो इस मोबाइल फोन को क्या बेस्ट तरीका है यूज करने का। तो एज अ पेरेंट, हमारे भी 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, 5 साल की बेटी और 2 साल की बेटी है। हम उन्हें मोबाइल फोन देते हैं बट बताते हैं कि इसको कैसे यूज करना है। और आज के ज़माने में हमारे बहुत काम आया कि ऑनलाइन स्कूल चल रहा है। तो हमारी बेटी के पास एक छोटा सा टैबलेट है, वो उसको हर रोज़ यूज़ करके अपना क्लास कर लेती है। उस पे वो बाकी वीडियोस भी देखती है जो उसके काम की हैं, ये कि अर्थ कैसे घूमता है, सन क्या है, सोलर सिस्टम क्या है। तो ये आपको उनको बताना पड़ेगा कि यार देखो, इंटरनेट पे खराब चीज़ें हैं तो हैं, बट ये बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं, तो हमें ये देखना है और इनको इग्नोर करना है। तो हर जगह जागरूकता की जरूरत होती है कि कभी भी आप किसी के हाथ में कोई पावर दे रहे हैं तो उसको रिस्पॉन्सिबली यूज करना सिखाना है। तो एज अ पेरेंट हम उनको ये नहीं बोल सकते कि अब मोबाइल फोन यूज नहीं कर सकते। दुनिया तो यही है और बहुत अच्छी दुनिया यहाँ है। हो सकता है शायद हम अपने बच्चों को इतनी अच्छी सुविधा नहीं दे पाए। जो ऑनलाइन एजुकेशन हमें दे रहा है वो फिजिकली आसपास ढूंढना जरूरी नहीं है। एक अच्छा टीचर समस्तीपुर पैदल चल के या बस से नहीं पहुंचेगा, लेकिन मोबाइल फोन और फाइबर से 4G से आपके हाथ में 24/7 आ गया। एक सवाल जैसे कि अब जैसे डाउटनेट ऑलरेडी एक बहुत बड़ी एजुकेशन की कंपनी बन चुका है और हम भारत के कोने कोने में पहुंच चुके हैं, तो आगे का हमारा क्या विजन है? मतलब आगे हम और क्या करना चाहते हैं? आज से हम 5 साल 10 साल में डाउटनेट को कहाँ देखते हैं? भारत बहुत बहुत बड़ा देश है। बहुत सारी भाषाएं, बहुत तरह के लोग, बहुत तरह के कल्चर हैं। हम बड़े हैं बट अभी भी बहुत बड़ा एक वैक्यूम है जहाँ तक हम नहीं पहुँचे हैं। हम हिंदी और इंग्लिश में प्राइमरीली अभी क्लासेस कर रही हैं, वीडियोस दे रहे हैं। और भी लैंग्वेजेस हैं जिसमें हम और कंटेंट लेकर आ रहे हैं। तो हमारा ये मानना है कि भारत के जितने प्रांत हैं, जितने प्रदेश हैं, राज्य हैं, हम उन सब के बच्चों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से कंटेंट दे पाएँ। उनकी पढ़ाई में, उनकी लाइफ में पढ़ाई के अलावा भी अगर कोई एंग्जाइटी है, कोई मुश्किलात कुछ मुश्किलों का वो सामना कर रहे हैं, तो हम उसमें उनकी मदद कर पाएँ। तो हम अगर बात करें तो हमारी कंपनी का 3 इम्पॉर्टेंट बेसिक पिलर्स जिसको बोलते हैं, फंडामेंटल्स हैं कि हम टेक्नोलॉजी को लेवरेज करके मैक्सिमम इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। हम स्टूडेंट फर्स्ट प्लेटफॉर्म हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स एजुकेशन के इंडिया में जो आए हैं वो पेरेंट्स के लिए बने हैं, उनको फीस चाहिए, तो वो आपके पेरेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं। हम बोलते हैं कि नहीं, हम स्टूडेंट की लाइफ को देख रहे हैं कि आपकी क्या दिक्कत है, आपकी क्या एंग्जाइटीज हैं, नीड्स है, रिक्वायरमेंट्स है, उसके हिसाब से बनाएंगे। पेरेंट्स आर सेकेंडरी फॉर अस। एंड थर्ड थिंग इज वर्नाकुलर। वर्नाकुलर का मतलब ये होता है कि आप जिस भाषा में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हैं, उस भाषा में हम आपको और भी चीजें प्रोवाइड कर सकें। 11 भाषाओं के वीडियोस बनाने शुरू करे हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, बांग्ला, गुजराती, पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश, राइट। तो इन सारी भाषाओं में हम अभी अपने जो क्वेश्चंस और आंसर्स के वीडियोस है वो बना रहे हैं। कोविड की वजह से थोड़ा स्पीड स्लो हो जाता है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उन भाषाओं में भी जो सवाल हैं उनके जवाबों के वीडियो बन सके। आप बच्चों के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? मतलब कोई उनके लिए एक अच्छी सीख, कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहेंगे? देखो, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। हम लोग जिस बैकग्राउंड से आए हैं, जहाँ से हम आए हैं, क्लास 6ठी तक मैं बिहार में एक हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ता था। अंग्रेजी का एक लफ्ज़ नहीं आता था। मैं कोल्ड ड्रिंक को शीतल पेय बोलता था। तो वहाँ से हम उठे हैं और आज हम जहाँ तक पहुँचे हैं उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई है। हमारे माँ बाप ने हमें काफ़ी प्रोत्साहित किया कि पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और हमने उस पर ध्यान लगाया। तो ये जो उम्र है एज अ स्टूडेंट, हमारे और कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए। हमारा एक सिंगल माइंडेड फोकस, अर्जुन की तरह, आपको अपनी पढ़ाई में अच्छा करना है और यही एकमात्र ध्येय, एकमात्र मकसद
एकमात्र चीज जिसके पीछे आप पागल की तरह जुनूनी होके काम करें। बाकी चीजें दोस्त यार, पार्टी, बर्थडे पार्टी, टिकटॉक, इंस्टाग्राम होता रहेगा यार, कहाँ जाएंगे, है ना। कभी बोर हो गए, कभी परेशान हो गए, फेल हो गए, तो 15 मिनट निकालो, टिकटॉक देखो, खुश हो जाओ। बट उस 15 मिनट के बाद आओ और पढ़ाई में तन मन धन से जुट जाओ। किताब, अब मोबाइल फोन पे तुम्हारे किताब है तो इसका सदुपयोग करो और अच्छी पढ़ाई करके आगे बढ़ो। जिंदगी में बहुत कुछ है पाने के लिए, पढ़ना होगा। तनुश्री, आपकी तरफ से कोई बच्चों के लिए राय? तो राय तो सेम ही होगी कि पढ़ाई एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पढ़ाई के साथ साथ, और पढ़ाई में भी मेहनत होती है, और जो भी आप कर रहे हैं आप बहुत मेहनत से करिए। आपको अपने 24 घंटे का हिसाब होना चाहिए कि आपने वो 24 घंटे कैसे स्पेंड किए। बहुत सारे बच्चों से मिलते हैं अभी, वो 24 घंटे का उनको कोई हिसाब नहीं होता है कि उन्होंने 1 घंटा शायद पढ़ाई किया, 1 घंटा शायद टीवी देखा, 9 घंटा सोए, और बाकी 8-10 घंटे के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि वो कहाँ गया। अभी का समय जो है बहुत इम्पॉर्टेंट समय है। इस समय सबसे ज़्यादा लर्निंग हो सकती है। ज़रूरी नहीं है सिर्फ स्कूल की पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आप किताबें पढ़ते हैं, जो आप खेल खेलते हैं, जो आप सीखते हैं, आपको एक भी क्षण, आपको ऑब्वियसली एंजॉय करना चाहिए, बट एक भी क्षण वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से टाइम मैनेजमेंट और मेहनत अभी से आदत पड़ जाए तो जिंदगी भर की आदत रहती है। सही बात है, मतलब टॉपर के पास भी 24 घंटे हैं और जो नहीं अच्छा कर पा रहा है पढ़ाई में उसके पास भी 24 घंटे ही हैं। तो और सभी के लिए वो सेम है। कैसे हम उसको एक सदुपयोग कर पाते हैं, वो सबसे बड़ी बात है। थैंक यू सो मच हमारे इस वीडियो में आने के लिए आदित्य और तनुश्री, और अपना पूरा जर्नी शेयर करने के लिए बच्चों के साथ, उनको प्रेरित करने के लिए और अपना अनुभव उनके साथ बांटने के लिए। और मैं आशा करता हूं कि मेरे बच्चों को उनसे काफी कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज ही अपने सभी डाउट्स हटाएं, डाउटनेट के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।